हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा अभी जो आज ये लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें बेसिकली बात करेंगे हम किसकी, इसमें हमारा न्यूक्लियाई चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं और इसको वन लेक्चर के अंदर सारा ख़त्म करेंगे। और बेसिकली इस लेक्चर का जो टारगेट है हमारा वो ये है कि आपको जो है सारा का सारा सिलेबस कवर कराया जाए एक ही लेक्चर के अंदर, राइट। पूरा वन चैप्टर यहाँ पर हम फिनिश करेंगे, राइट। इससे पहले हमने एक सेमीकंडक्टर चैप्टर फिनिश कर दिया ऑलरेडी, वो आप देख सकते हो। वहाँ से आप सारी की सारी जो भी पूरा सिलेबस था इस बार का 2023 का, उसके अकॉर्डिंग हमने सारे टॉपिक A to Z कवर किए हैं। अब हम न्यूक्लियाई के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, सिलेबस की, कि इस बार के सिलेबस में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है। न्यूक्लियाई चैप्टर में इस बार के सिलेबस में क्या है वो आपको समझना है, राइट। तो सिलेबस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सिलेबस हमारा जो है वो सबसे पहले रहेगा, सिलेबस जो है न्यू सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। 2023 एग्जाम्स जो होंगे अब आपके, उसका सिलेबस क्या है। लास्ट ईयर का डिफरेंट सिलेबस था, इस बार का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। तो इस बार हम बेसिकली पढ़ेंगे सबसे पहले अबाउट द न्यूक्लियाई, और यू कैन से कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई पढ़ेंगे हम, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा, दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा साइज ऑफ न्यूक्लियाई, साइज ऑफ न्यूक्लियाई रहेगा। तीसरा टॉपिक हमारा क्या रहेगा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई की बात करेंगे। फोर्थ टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा फिर मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। एंड फिफ्थ टॉपिक हमारा रहेगा मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। देन बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट हमारा रहेगा न्यूक्लियर रिएक्शंस, या फिर हम बोले बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व समझेंगे हम। एंड देन फिर आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में रहेगा, ठीक है ना। न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे और न्यूक्लियर रिएक्शंस तक जाएंगे हम बेसिकली। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, इजीली छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और छोटे छोटे टॉपिक्स से ही यहीं से क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा। किस तरह से बनेगा वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, राइट। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई से। तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई की अगर बात की जाए तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई की रिगार्डिंग बहुत सारे डिफरेंट हाइपोथेसिस थे। पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में भी बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारा कंपोजिशन है न्यूक्लियाई का। एंड आफ्टर दैट बेसिकली प्रोटॉन कंपोजिशन को भी डिस्कस किया गया था। बट एक्चुअल में जो फाइनली जो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई है वो हमारा क्या है कि एक न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एक न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नहीं होता है, इट मीन्स दे आर चार्ज लेस पार्टिकल। प्रोटॉन का मास जो है वो क्या है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के अराउंड होता है। अच्छा, ये हो गया। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंपोजिशन है बेसिकली, इसको आपको ध्यान में रखना है। न्यूक्लियस का जो कंपोजिशन है वो क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंपोजिशन है। अच्छा, अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है कंबाइंडली हम इनको न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अगर आप कंबाइंडली देखोगे तो कंबाइंडली दे आर नॉन एज न्यूक्लियंस, राइट। इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियंस कहते हैं। अब अगली जो बात आती है हमारी, अगली बात यह है कि जो हमारा कोई भी न्यूक्लियस है,
अब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, किसी भी कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो उसको रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका ये है, इसमें क्या है कि X उसका सिंबल हो जाएगा, जो भी हमारा एटम है, जैसे सोडियम है तो X हमारा Na हो गया, और A यहाँ पर क्या है, A हमारा ये मास नंबर हो गया, यहाँ लिखा हुआ है A इज मास नंबर। Z क्या है, Z हमारा एटॉमिक नंबर है, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे लिख दो ZXA, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो Z और A दोनों सेम साइड में होंगे और X हमारा ये उसका सिंबल हो गया, राइट। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कई बार आपसे ये पूछ सकता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, किसके, उस न्यूक्लियाई के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये भी पूछा जा सकता है, राइट। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर में से अगर आप एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का पता चल जाएगा, राइट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का पता चल जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया हुआ है। इस एग्जाम्पल में क्या है, जैसे ये सोडियम है हमारे पास, तो सोडियम का 11 तो एटॉमिक नंबर हो गया, 23 एटॉमिक मास नंबर हो गया, तो 11 हो गया हमारा Z, 23 हो गया A, और X हो गया यहाँ पर Na। X क्या है, Na। कई बार आपसे पूछ सकता है कि प्रोटॉन नंबर क्या है, तो प्रोटॉन नंबर Z के ही बराबर होता है, ध्यान रखना। प्रोटॉन नंबर और Z दोनों एक ही चीज़ है। न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकलेगा, A माइनस Z, तो 23 में से अगर आप माइनस कर दोगे किसको, 11 को, तो ये आपको मिल जाएगा 12, और ये 12 क्या है, आपका न्यूट्रॉन नंबर है। 12 क्या है, आपका न्यूट्रॉन नंबर है। इज इट क्लियर? ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे कि जब कंपोजिशन की बात हो जाती है तो अब जो न्यूक्लियाई है इसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं इनका मास बहुत कम है, तो हम इनको केजी में मेजर ना करके हम जनरली मेजर करते हैं एक बहुत स्मॉल यूनिट के अंदर, और वो स्मॉल यूनिट है हमारी एटॉमिक मास यूनिट, उसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इसके बारे में भी समझेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को हम या तो AMU से रिप्रेजेंट करते हैं या सिंपली U से रिप्रेजेंट करते हैं। कई सारी जगह पर आपको U से रिप्रेजेंट मिलेगा और कई सारी जगह पर AMU से रिप्रेजेंट मिलेगा। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मास। ठीक है, एंड इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, विच इज़ मेजर्ड टू मेजर द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, एटम्स, एलिमेंट्स और न्यूक्लियाइज, राइट। अब AMU को डिफाइन कैसे किया गया, 1 AMU इज नथिंग बट द 1/12th पार्ट ऑफ द मास ऑफ दिस कार्बन C6C12, राइट। 6C12 जो कार्बन एटम होता है इसका 1/12th पार्ट जो होता है ये क्या होता है, हमारा 1 AMU के बराबर है। ठीक है, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ द पार्ट ऑफ द कार्बन 12, राइट। एंड जब इसको केजी में हम कन्वर्ट करते हैं तो केजी में हमारा जो आता है ये क्या आता है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम और 27 केजी में ले जाओगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। ठीक है ना, 10⁻27 केजी हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया मेरा क्या, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट होगी। तो जनरली हम एटॉमिक मास 99% केसेस में AMU को ही इस्तेमाल करेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है मास डिफेक्ट का। तो मास डिफेक्ट क्या होता है उसको भी समझेंगे हम, और देन मास एनर्जी इक्विवेलेंस पर मूव करेंगे। तो मास डिफेक्ट जो हमारा है ये क्या है, मास डिफेक्ट जो है ये बेसिकली क्या है कि जब हम न्यूक्लियस का कंपोजिशन देखते हैं तो न्यूक्लियस का कंपोजिशन आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये हमारा मान लो न्यूक्लियाई है, इसके अंदर ये प्रोटॉन हो गए और ये न्यूट्रॉन हो गए। तो हमने यहाँ से क्या किया, हमने मास ऑफ प्रोटॉन्स मेजर किया, ठीक है ना, मास ऑफ प्रोटॉन्स मेजर किया, क्लियर है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स मेजर किया। तो अगर हम इन दोनों मासेस को प्लस कर दें, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स
अगर मान लो 5 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो 5 प्रोटॉन्स का मास मेजर कर लिया, 5 न्यूट्रॉन्स का मास मेजर कर लिया, दोनों को प्लस कर दिया, तो ये किसकी इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा न्यूक्लियस के मास की इक्वल। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो न्यूक्लियस के मास के इक्वल नहीं आता है, इट इज मोर देन द मास ऑफ द न्यूक्लियाई, राइट। तो अगर हमने कहा कि भाई प्रोटॉन्स के थ्रू अगर हम निकालें, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के थ्रू, न्यूक्लियॉन्स के थ्रू इसका मास कैलकुलेट करें न्यूक्लियस का, तो क्या होगा, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये तो हो गया प्रोटॉन का टोटल मास, A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, A माइनस जेड का न्यूट्रॉन नंबर, और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1 न्यूट्रॉन हो गया Mn। तो ये टोटल हमने क्या देखा, ये टोटल हमारा हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और Mn ये डायरेक्टली मेजर कर लिया मास ऑफ न्यूक्लियाई, तो ये हो गया हमारा M कैपिटल N। जब यहाँ इनको देखा गया तो ये दोनों इक्वल नहीं थे, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दीज टू मासेस, और ये जो डिफरेंस हमारा होता है, इसी डिफरेंस को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। ये वाला मास जो है ये मोर होता है कंपैरेटिवली दिस मास ऑफ द न्यूक्लियाई। तो ये जब ज़्यादा है, इट मीन्स जब हमने यहाँ से डिफरेंस निकाला तो ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस N, ये जो वैल्यू आ रही है यही मेरा क्या है, मास डिफेक्ट है। क्लियर है, यही क्या है, मेरा मास डिफेक्ट है। तो ये बेसिकली क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियाई, मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियाई। ठीक है, ये हो गया मेरा मास डिफेक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे मास डिफेक्ट के बाद मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी एक टर्म है, उसको भी समझना है, जो कि 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस अगर आपको समझना है तो वहाँ पर हम बेसिकली देखेंगे कि भाई मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो टर्म है वो यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगी। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस में आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ये जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन ये क्या हमें बताता है, ये बताता है कि अगर हमारे पास m मास है तो उस मास से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, उस मास को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हो। दैट फॉर्मूला इज गिवन बाय द आइंस्टाइन। तो ये जो है हमने क्या कैलकुलेट किया यहाँ पर, मास एनर्जी इक्विवेलेंस के थ्रू एनर्जी का मास में या फिर मास का एनर्जी में कन्वर्जन जो होता है वो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, राइट। और इसकी हेल्प हम लेंगे जब बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो इस मास एनर्जी इक्विवेलेंस को हम वहाँ पर यूज़ करेंगे, राइट। बट उससे पहले हम कुछ और बेसिक टर्म्स समझते हैं। हालांकि उन टर्म्स को इस बार सिलेबस में ऐड नहीं किया गया, बट फिर भी ये बेसिक टर्म्स हैं, आपको पता होनी चाहिए, तो उनको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। उसमें सबसे पहली टर्म आती है मेरी आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स किससे कहते हैं, आइसोटॉप्स आप जानते हो ऐसे न्यूक्लियाइज जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर मस्ट बी सेम एंड एटॉमिक मास नंबर इज डिफरेंट, देन दीज टाइप ऑफ न्यूक्लियाइज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। जैसे ये हाइड्रोजन हमारा 1s1 है, एक 1s2 है, एक 1s3 है, तो इसमें तीनों के एटॉमिक नंबर आप देखो सेम है, लेकिन मास नंबर तीनों का अलग अलग है। इट मीन्स ये हमारे क्या हैं, ये हमारे आइसोटॉप्स हैं। सिमिलरली यहाँ देखोगे हीलियम के केस में, तो हीलियम में क्या है, हीलियम में हमारा एटॉमिक नंबर तो सेम है 2He4 एंड 2He3, बट मास नंबर दोनों का डिफरेंट है। इट मीन्स ये हमारे आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। आइसोटॉप्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर सिमिलर टू ईच अदर। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटॉप्स आर सिमिलर, क्योंकि एलिमेंट सेम होता है ये, ठीक है ना। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की 3 आइसोटॉप्स हैं, हीलियम के आइसोटॉप, एलिमेंट नहीं बदल रहा है, दैट्स वाई प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स, अगर हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटॉप्स होंगे या किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स होंगे सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या है, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, मास नंबर सेम हो जाएगा और एटॉमिक मास क्या हो जाएगा,
डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, मास नंबर इज सेम। तो मास नंबर सेम हो गया, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 1s3 एंड 2se3, 1s3 एंड 2he3, ये दोनों हमारे मास, इनका मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इट मीन्स ये आइसोबार्स हैं। तो आप देखो 1s3 2he3। अब यहाँ एलिमेंट भी डिफरेंट हो गए। तो अगर एलिमेंट डिफरेंट हो गए, एक एलिमेंट क्या है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट क्या है हीलियम, तो एलिमेंट भी डिफरेंट है। जब ये एलिमेंट हमारे डिफरेंट हैं, इट मीन्स इनकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी। तो आइसोबार्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ध्यान रखना। आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। जैसे इसमें कार्बन और नाइट्रोजन, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर दोनों का सिमिलर है। इट मीन्स ये भी हमारे क्या है, आइसोबार्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमें समझना है आइसोटॉन्स के बारे में। आइसोटॉन्स जिसके अंदर न्यूट्रॉन नंबर सेम हो, दोज न्यूक्लियाइज विच हैव सेम न्यूट्रॉन नंबर आर नोन एज आइसोटॉन्स, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू 2he4 एंड 1s3, 2he4 एंड 1s3। तो 2he4 में क्या है, अगर आप इसका A देखोगे तो 4 है, Z देखोगे तो 2 है, इसका A 3 है, Z 1 है, लेकिन डिफरेंस निकालोगे, न्यूट्रॉन नंबर निकालोगे तो A माइनस Z से निकलेगा, जो कि इसका 2 आ रहा है और इसका भी 2 आ रहा है। तो A माइनस Z मतलब न्यूट्रॉन नंबर दोनों में सिमिलर है, और न्यूट्रॉन नंबर अगर सिमिलर है, इट मीन्स दीज आर आइसोटॉन्स। क्लियर। अच्छा, ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी इनकी भी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट हमारा आता है साइज ऑफ न्यूक्लियाई। साइज ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो साइज ऑफ न्यूक्लियाई क्या है वो देखो जरा। तो कंपोजिशन आपने समझ लिया, ठीक है ना। मास एनर्जी, मास डिफेक्ट समझ लिया, मास एनर्जी इक्विवेलेंस समझ लिया, कुछ बेसिक टर्म्स थी आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, उनको समझ लिया। अब साइज ऑफ न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें तो जो न्यूक्लियाई होता है हमारा, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि उसका जो साइज है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर, या फिर हम सीधे सीधे बोलें कि जो वॉल्यूम है ये हमारा वॉल्यूम लिया हुआ है 4/3, ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियाई है। तो ये जो वॉल्यूम है हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास नंबर के। जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास नंबर के। इट मीन्स 4/3 πr³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। यहाँ से कांस्टेंट आया Ka आ गया, ठीक है। इसको हमने इधर भेज दिया तो 3 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, 4π डिवाइड में आ गया तो r³ आ गया 3k/4π इंटू A। इस पूरे को हमने एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया, या फिर हमने पहले पावर भी इधर ले आएंगे, उसके बाद हम इसको नया नाम दे देंगे। तो ये जब पावर इधर आ गई तो ये 1/3 पावर इसकी होगी और 1/3 पावर A की हो जाएगी, और इसको हमने एक नया नाम दे दिया विच इज़ कॉल्ड R0। और ये R0 हमारा क्या है, ये न्यू पैरामीटर है जिसको हम बेसिकली फर्मी रेडियस भी कहते हैं, फर्मी रेडियस भी कहते हैं, ठीक है ना। फर्मी रेडियस भी कहते हैं कई बार, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू होती है इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15, ठीक है ना। 1 पॉइंट ये लिखा हुआ है नीचे, 10⁻⁻15 ऑर्डर का होता है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया रेडियस कैलकुलेट करने का। किसी भी न्यूक्लियाई की रेडियस कैलकुलेट आप इससे करोगे, कौन से फॉर्मूले से रेडियस कैलकुलेट करोगे, R=R0 A⁻⁻1/3। अब ये अगर हम दो न्यूक्लियाइज के लिए अप्लाई करें फॉर्मूला, तो R0 तो दोनों में सेम रहेगा। जब R0 दोनों में सेम रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, R1/R2 A1/A2⁴ है ना। ये R1/R2 क्योंकि R0 कॉमन है, कट जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम जब दो न्यूक्लियाइज की रेडियस गिवन हो, या फिर दोनों न्यूक्लियाइज के मास नंबर गिवन हो, एक की रेडियस गिवन हो, दूसरे की रेडियस पूछ रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे मास, इसका साइज ऑफ द न्यूक्लियाई, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई, राइट। R जो है जनरली 10⁻⁻15 ऑर्डर का होता है, ये कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियाई। सो ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियाई इज 10⁻⁻15 and R0 is equals to the 1.2 into 10⁻⁻15, or it is called 1.2 Fermi. It is called 1.2 Fermi, right?
तो ये समझ आ गया, ये हमारा साइज ऑफ न्यूक्लियाई से रिलेटेड था। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो कि डिस्कस की जाएगी यहाँ पर, जो P/Qs होंगे हमारे लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो अगला टॉपिक है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई। अब डेंसिटी आप जानते हो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि प्रूव दैट और शो दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है डेंसिटी, ये आपको प्रूफ करने के लिए बोलता है क्वेश्चन, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है डेंसिटी की, मास अपॉन वॉल्यूम, और इसी बेसिक डेफिनेशन से ही स्टार्ट करके हम सारी चीज़ें यहाँ पर कर लेंगे। तो मास अपॉन वॉल्यूम, अब हमने मान लिया कि m जो है ये मास है किसका, एक न्यूक्लियॉन का, एवरेज मास है किसका, न्यूक्लियॉन का, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमने ऑन एन एवरेज मान लिया कि मास ऑफ द न्यूक्लियॉन इज m और न्यूक्लियॉन नंबर क्या है, a है। तो m इंटू a कर दिया तो ये क्या मिल गया, मास नंबर मिल गया, और ये पूरा टोटल मास हो गया अपॉन उसका वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन उसका वॉल्यूम कर दिया, ठीक है ना। टोटल मास अपॉन उसका वॉल्यूम कर दिया तो ये क्या मिल गया मुझे, ये मिल जाएगा डेंसिटी। और फिर यहाँ से r की वैल्यू पुट करिए, r0 का पावर 3, a का पावर 3, a से a कट जाएगा, r0 का पावर 3 आ गया, a से a कट गया, यहाँ से अल्टीमेटली मुझे मिला 3m अपॉन 4 पाई r0 क्यूब। अब आप इसमें देखो किसी भी फॉर्मूले में इसमें आपको मास नंबर नजर नहीं आ रहा। इट मीन्स दिस डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, नॉट, it is not depends on mass number, on mass number, right। ये मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, क्लियर है, ये समझ आ गया। तो ये हमारी मास नंबर पर डिपेंड नहीं करेगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो जब हमने ये मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स पुट किया, ऑन एन एवरेज इतना मास होता है, R0 की वैल्यू पुट की, तो पुट करने के बाद रो की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह की मिलेगी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियाई है इट इज क्वाइट हाई, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17, विच मीन्स बहुत ज़्यादा डेंस होता है स्पेस। ये जो न्यूक्लियाई है इट इज ए वेरी वेरी डेंस स्पेस, 10⁻17 ऑर्डर का इसकी डेंसिटी है, राइट। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद जब ये हमारा कंपोजिशन हो गया, डेंसिटी, साइज, एंड आफ्टर दैट नाउ वी आर मूविंग टू द बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट। बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझेंगे, राइट। अब बाइंडिंग एनर्जी है क्या, तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या है कि जब हम न्यूक्लियॉन्स की बात करते हैं, मास डिफेक्ट की बात करते हैं, तो मास डिफेक्ट कहाँ से आया कि भाई न्यूक्लियॉन्स का मास मेजर किया हमने और न्यूक्लियस का मास मेजर किया, तो दोनों में डिफरेंस आया। तो अब क्वेश्चन ये आया कि जब डिफरेंस आया तो ये मास गया कहाँ, ठीक है ना, ये मास हमारा कहाँ गया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये जो मास है हमारा, इसको हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कैसे कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है इसकी डेफिनेशन अगर हम समझें तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना। उस एनर्जी को क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब ये बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कैसे होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के पीछे का जो लॉजिक है वो आपको समझ आ रहा है कि जब हमने मास डिफेक्ट निकाला था तो वहाँ से समझ आया कि कुछ मास हमारा जो है इक्वल नहीं है, मतलब मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स और मास ऑफ न्यूक्लियाई इक्वल नहीं है। इट मीन्स कुछ मास हमारा कन्वर्ट हो रहा है कहाँ पर, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि यहाँ पर आप देखोगे बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में यूज हो रहा है, ठीक है ना। मास ऑफ द न्यूक्लियाई इज कन्वर्टेड इनटू बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना। और वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, m इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ m की जगह डेल्टा m इस्तेमाल होगा और डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर कर दिया तो ये क्या मिल गया मुझे, बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा। डेल्टा m की वैल्यू पुट कर दी आपने, ये लास्ट स्लाइड में आपने देखा था कि डेल्टा m कैसे निकालेंगे, और सी स्क्वायर लगा दिया।
यहाँ से जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। कब आएगा जूल में? जब ये मासेस हमारे केजी में होंगे। अगर आप मासेस केजी में लोगे और स्पीड ऑफ द लाइट ये लोगे, c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है ना, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो आंसर जो आएगा एनर्जी का वो जूल में आएगा। बट क्योंकि मैंने कहा कि ये मासेस केजी में मेजर नहीं करेंगे बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल मासेस, सो दैट्स व्हाई नाउ वी विल मेजर दीज मासेस इन AMU। और जब AMU में मेजर किया जाएगा तो फिर आपने कुछ नहीं करना, फिर ये सब कैलकुलेट करने के बाद एक फॉर्मूला बनाया और वो फॉर्मूला है डेल्टा M इंटू 931.5 MEV। तो जब इसका मल्टीप्लाई आप 931.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे किसमें? इसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप मास डिफेक्ट में, तो आपको डायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी, बट आंसर जो आएगा वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, MEV में आएगा, ठीक है ना। और 1 MEV को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? जूल में, ठीक है ना। वो कैसे कन्वर्ट होगा? 1 MEV जो होता है हमारा, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। तो यहाँ से आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जब समझेंगे तो देन नेक्स्ट आता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। जनरली बाइंडिंग एनर्जी जो आएगी वो आपसे MEV में ही पूछेगा, जूल में बहुत रेयर चांस होता है कि बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करवाए आपसे। कई बार Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन भी पूछता है क्वेश्चन में, जो P/Q का लेक्चर होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे उसको। तो Q वैल्यू अगर पूछे तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें भी इसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा के ही एनर्जी निकालनी। Q वैल्यू का मतलब है एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है उस जो है रिएक्शन के अंदर। अब आता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको समझना है यहाँ पर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब है बेसिकली हमारा टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर, टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर, ये आपको जो है क्या दे देगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दे देगा। पर न्यूक्लियॉन दे देगा आपको कौन? टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाल सकते हो, MEV मैंने बता दिया, यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर लोगे, राइट। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी कर्व आ जाता है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर का कर्व बनाया गया तो ये पहले हमारी एनर्जी बढ़ रही थी, मास नंबर भी बढ़ रहा था। आफ्टर अ सर्टेन मास नंबर हमारी एनर्जी मैक्सिमम लेवल पर चली गई। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैक्सिमम हो जाती है एट अ पर्टिकुलर मास नंबर दैट इज 56। और ये 56 किसका मास नंबर है? आयरन का है। तो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होती है और इट इज समवेयर अराउंड 8 MeV। इसकी जो वैल्यू होती है आयरन की बाइंडिंग एनर्जी की, इट इज समवेयर अराउंड 8 MeV पर न्यूक्लियॉन, राइट, 8 MeV per nucleon. So we can say if the binding energy of this atom is very high, of this nuclei is very high, then we can say this nuclei is most stable nuclei, क्योंकि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी वो स्टेबल भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान से देखो, इधर तो हमारे लाइट न्यूक्लियाइज हो गए, इस लाइन से इधर देखोगे तो लाइट न्यूक्लियाइज हो गए, ठीक है ना। और इधर हमारे कैसे हो गए? हैवी न्यूक्लियाई हो गए, इधर हमारे हैवी न्यूक्लियाई हो गए। तो अब जब हम अभी बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस की, तो कई बार आपसे पूछेगा क्वेश्चन, बाइंडिंग एनर्जी कर्व से ही उसका आंसर आ जाता है कि अगर हम लाइट न्यूक्लियाइज को मिक्स करके एक हैवी न्यूक्लियाई बनाएं, लाइट न्यूक्लियाइज को मिक्स करके एक हैवी न्यूक्लियाई बनाएं तो बाइंडिंग एनर्जी में क्या चेंज आएगा, वो आपसे पूछेगा। या फिर एक हैवी न्यूक्लियाई को ब्रेक करके 2 या 2 से ज़्यादा छोटे न्यूक्लियाइज बनाएं तो बाइंडिंग एनर्जी में क्या चेंज आएगा, वो आपसे पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो अभी आप देखो, अगर आपने 2 लाइट न्यूक्लियाइज यहाँ पर फ्यूज़ करा दिए और फ्यूज़ करा के एक हैवी न्यूक्लियाई बनाया,
तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट। तो ये बाइंडिंग एनर्जी में आपने कर्व से क्या देखा कि जब दो लाइट न्यूक्लियाइज को हम फ्यूज कराते हैं तो एक हैवी न्यूक्लियाई बना। हैवी न्यूक्लियाई की अगर आप कर्व से एनर्जी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू लाइट न्यूक्लियाइज। इट मीन्स अगर हमारा दो न्यूक्लियाइज फ्यूज करते हैं और एक हैवी न्यूक्लियाई बन रहा है तो हम ये कहेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी, राइट। बाइंडिंग एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी। सिमिलरली अगर एक हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होकर दो लाइट न्यूक्लियाइज बनाए तो इन लाइट न्यूक्लियाइज की एनर्जी भी आप देखोगे, कर्व से बाइंडिंग एनर्जी देखोगे तो हैवी न्यूक्लियाइज के कंपेयर में ज़्यादा होगी। तो दोनों ही प्रोसेसेस में बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। न्यूक्लियाइज की बाइंडिंग एनर्जी, कौन सी न्यूक्लियाइज? जो हमारे डॉटर न्यूक्लियाइज। डॉटर न्यूक्लियाइज कौन से होते हैं? जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाइज, एंड जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो क्या है? पेरेंट न्यूक्लियाइज है, राइट। तो यहाँ पर ये हो गया जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से आपको ये समझ आ गया कि बाइंडिंग एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी, रिएक्शन चाहे वो कोई सी भी हो। अब ये जो अभी हमने पढ़ा है ना कि दो न्यूक्लियाइज को जब हम कंबाइंड करके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे तो इसको भी हमने एक रिएक्शन नाम दिया है। और एक हैवी न्यूक्लियाई जब ब्रेक होता है दो और मोर देन टू न्यूक्लियाइज तो वो एक अलग तरह का न्यूक्लियाई हमारा बनेगा, ठीक है ना। बट उससे पहले हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स से भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और वो इस बार के सिलेबस में भी है, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करें अगर हम, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है? न्यूक्लियर फोर्स आप जानते हो कि भाई न्यूक्लियर फोर्स नाम से ही समझ आ रहा है, न्यूक्लियस को स्टेबल रखने के लिए, उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको बाइंड रखने के लिए जिस फोर्स की नीड होती है, जो फोर्स वहाँ एक्ट करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, राइट। दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होंगे? प्रोटॉन प्रोटॉन को बाइंड करेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करेगा। तो इस फोर्स को हमने नाम दे दिया न्यूक्लियर फोर्स। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है कई बार, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एग्जाम में, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को आप ढंग से समझ लो। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली चीज है कि इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब ये जो न्यूक्लियर फोर्स है हमारा ये चार्ज पर डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर एक न्यूक्लियॉन का चार्ज ज़्यादा है दूसरे का कम है तो इसमें फोर्स जो है कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, उस पर डिपेंडेंसी नहीं है। दूसरी चीज़, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, तीनों ही जो हमारे ये कंपोनेंट हैं, इन तीनों के बीच में क्या लगेगा? इक्वल फोर्स लगेगा। तीनों ही जो हमारे पेयर बन रहे हैं इन तीनों में इक्वल स्ट्रेंथ का फोर्स एक्ट करता है, ठीक है ना। तीसरी जो हमारी इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि रेंज ऑफ दिस फोर्स इज अप टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियाई, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट इट इज स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन पर डिपेंड करता है। स्पिन क्या है? अप एंड डाउन स्पिन आपने पढ़ा होगा। तो अप स्पिन के लिए फोर्स अलग होगा, डाउन स्पिन के लिए फोर्स अलग होगा, ठीक है ना। तो ये स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन ऑफ द न्यूक्लियॉन्स जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से आता है कि पहले पोटेंशियल एनर्जी हमारी पॉजिटिव थी, एंड व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द सेपरेशन पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन नेगेटिव एंड इट बिकम्स मैक्सिमम इन नेगेटिव एंड देन अगेन इट इज कमिंग टुवर्ड्स द जीरो, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि पहले जो फोर्स था हमारा, जब सेपरेशन हमारा बहुत कम है, बहुत कम कितना? इफ इट इज लेस देन और इक्वल्स टू 0.8 फर्मी, देन जो फोर्स होता है हमारा वो रिपल्सिव रहता है, ठीक है ना। फोर्स कैसा रहेगा? रिपल्सिव रहेगा, ठीक है ना। एंड जब ये 0.8 फर्मी से ज़्यादा हो जाती है, हमारी सेपरेशन ज़्यादा हो जाता है, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव हो जाता है, और अराउंड 1.2 फर्मी पर फोर्स सबसे मैक्सिमम होता है। हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियाई वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स वहाँ पर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा, फिर ये धीरे धीरे नेचर कम हो जाएगा, आफ्टर सर्टेन टाइम इट बिकम्स कांस्टेंट, फिर वो कांस्टेंट लगेगा फोर्स और वो अट्रैक्टिव ही रहेगा अप टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियाई, ठीक है ना। तो ये समझ आ गया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग फोर्स कब होता है? जब लगभग 1.2 फर्मी के आसपास सेपरेशन रहता है। 0.8 फर्मी से नीचे कर दोगे तो यही फोर्स अट्रैक्टिव ना होकर रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा, तो इसका नेचर बदल जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो रिएक्शंस हमारी बेसिकली, न्यूक्लियर रिएक्शन होती क्या है कि अगर हमने कोई एक न्यूक्लियाई लिया और उस न्यूक्लियाई के ऊपर बॉम्बार्डिंग करा दी किसी भी पार्टिकल की, तो वो न्यूक्लियाई हमारा हो सकता है 2 और मोर देन 2 न्यूक्लियाइज, स्मॉल न्यूक्लियाइज में ब्रेक हो जाए, तो ऐसी रिएक्शंस को हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। और एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि हमने 2 और मोर न्यूक्लियाइज ले लिए, उनको फ्यूज करा दिया टुगेदर एंड एक हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म कर दिया, राइट। तो एक रिएक्शन उसी के बेसिस पर हमने नाम दिया फिजन रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन है हमारी फ्यूजन रिएक्शन। तो फ्यूजन रिएक्शन क्या है और फिजन रिएक्शन क्या है, इनको हम 1 बाय 1 समझेंगे। इसको हम न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब कि एक हैवी न्यूक्लियाई, उसके ऊपर जब बम्बार्डिंग कराई जाएगी तो वो 2 और 2 से ज़्यादा स्मॉलर न्यूक्लियाइज में ब्रेक हो जाएगा। ऐसे न्यूक्लियाई को क्या कहते, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? फिजन रिएक्शन, राइट। तो फिजन रिएक्शन की डेफिनेशन आप लिख दोगे कि व्हेन हैवी न्यूक्लियाइज ब्रेक्स into 2 or more than 2 smaller nuclei by bombarding a particle on it, then this type of reaction is known as nuclear fission reaction। ठीक है ना। फ्यूजन रिएक्शन क्या है? फ्यूजन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 lighter nuclei fuse together and they form a bigger or a heavy nuclei, and this reaction is called nuclear fusion reaction। दोनों ही रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ध्यान रखना। ये जो यहाँ ब्लॉक रिएक्शन लिखी हुई है, तो ये जो एनर्जी है इट इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट एनर्जी, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट पे एनर्जी रिलीज होती है दोनों ही रिएक्शंस के अंदर, ठीक है ना। तो अब न्यूक्लियर फिजन यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है और यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाई हुई है, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यूरेनियम 92-235 प्लस इसमें हमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई। ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हमने जब इसके ऊपर बॉम्बार्ड कराया यूरेनियम 92 के ऊपर, 235 के ऊपर, तो ये ब्रेक हो गया 2 न्यूक्लियाइज में, बेरियम एंड क्रिप्टन, प्लस इसने 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज किए और बहुत अच्छे अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज करी। क्यू वैल्यू मतलब एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज करी यहाँ पर। एंड आफ्टर दैट आप देखोगे तो ये तो हैवी न्यूक्लियाई था, ये ब्रेक हो गया हमारा, और यहाँ क्या हुआ? क्यू वैल्यू मतलब एनर्जी रिलीज हुई और साथ के साथ 3 नए न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए जिनको हमने सेकेंडरी न्यूट्रॉन नाम दिया। ये वाला जो न्यूट्रॉन है इसको हम कहते हैं प्राइमरी न्यूट्रॉन, ठीक है ना, जो फिजन कराने में हेल्प करता है। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियाई है ना, ये जो न्यूक्लियाई है, अगर ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, अब अगर ये न्यूट्रॉन्स फर्दर रिएक्शन के लिए एक्टिवेट रहें, अगर हम इनको फ्रीली छोड़ दें तो क्या होगा? ये न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन है यहाँ पर, एक एटम या फिर एक न्यूक्लियाई के फिजन से 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए यहाँ पर। अब अगर ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर फिजन कराएं तो 3 नए न्यूक्लियाई का फिजन करा देंगे, उससे 3 और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। एंड इस तरह की जो रिएक्शन होती है जिसमें नंबर ऑफ जो फिजन एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसमें क्या होगा? बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ये जो न्यूट्रॉन्स, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स हैं, ये जो है बहुत सारे न्यूक्लियाइज का फिजन करा देंगे और वहाँ से बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, राइट। जैसे एटॉमिक बॉम्ब वगैरह में होता है तो वहाँ पर अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन ही चलती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंट्रोल्ड रिएक्शन भी होती है। कंट्रोल्ड रिएक्शन में क्या होता है? हम सारे जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको यूज़ नहीं करते फिजन के लिए। अगर मान लो जैसे हमारी इस रिएक्शन के अंदर ये 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए तो इनमें से हम सिर्फ एक न्यूट्रॉन को यूज़ करेंगे फिजन में, बाकी न्यूट्रॉन्स को ब्लॉक कर देंगे किसी भी तरीके से। तो एक न्यूट्रॉन जाएगा वो हमारा फिजन होगा, एंड
फिर वहाँ से 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, उनमें से वी ब्लॉक 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 न्यूट्रॉन विल बी यूज्ड फॉर द फिजन। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। उसमें क्या होगा, एक कंट्रोल्ड वे में एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, वो अनकंट्रोल्ड नहीं होगी, है ना, डिजास्टर्स नहीं होगी वो एनर्जी हमारे लिए। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। ये जनरली हम न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इन दीज रिएक्टर्स कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन इज यूज्ड, राइट। एंड आफ्टर दैट हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है कि 2 लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे एंड दे फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियाई, एंड दिस reaction in which 2 lighter nuclei is formed together, fused together and form a heavier nuclei is known as nuclear fusion reaction। इसमें भी अगेन बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, और पार्टिकल्स भी, नए पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से होती है। अब जो स्टार्स हो गए, सन हो गए, वहाँ पर हमारा फ्यूजन ही होता है, ठीक है, वहाँ पर हमारी फ्यूजन रिएक्शन ही चलती है। तो अगर हम सन की रिएक्शन की बात करें तो सन की रिएक्शन जनरली हमारी कुछ इस तरह की होती है कि 1s1, ये जो ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम का फिजन होता है वहाँ पर, और ड्यूटेरियम का फिजन होके क्या बन जाता है, एक 1s2 बनेगा, प्लस कुछ रिलीज होगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर Q वैल्यू कुछ पार्टिकल रिलीज होगा, 1s2 जो है फ्यूज होंगे टुगेदर एंड देन दे फॉर्म 2He3 फॉर्म होगा, प्लस सम एनर्जी विल बी रिलीज अगेन, देन 2He3 जब फ्यूज होगा दोबारा से, देन दे फॉर्म 2He4 स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाएगा, प्लस 1H1 एंड 1H1 अगेन रिलीज हो जाएगा, प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो आप क्या देख रहे हो कि जो जहाँ से हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, जहाँ से हमारी रिएक्शन बेसिकली स्टार्ट हो रही है, वही प्रोडक्ट हमें दोबारा मिल रहा है, यहाँ पर सेम प्रोडक्ट हमें दोबारा मिल रहा है। इट मीन्स दैट इज द कॉज द एनर्जी ऑफ द सन इज नॉट डिक्रीजिंग, एनर्जी ऑफ द सन इज कंटिन्यूसली प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिएक्शन चल रही है, ये हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा है, वहाँ पर ड्यूटेरियम का फ्यूजन हो रहा है, जिसकी वजह से ये चेन रिएक्शन है। इसमें जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, अगेन वी विल गेट द सेम प्रोडक्ट, और वहाँ से दोबारा से हमारी वही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और रेगुलरली हमें एनर्जी मिलती रहेगी, राइट। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। क्लियर है? तो ये हमने बेसिकली रिएक्शंस के बारे में समझ लिया, सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए यहाँ पर। और इसके बाद हम एक नया लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें इसके जो PYQs हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे PYQs इस चैप्टर में अब तक पूछे गए हैं, वो सारे के सारे लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसको भी आपको देखना है। एंड देन ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से लगभग 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अब ये 4 मार्क्स आपके 100% कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।